नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सीटेट 2020 के सिलेबस के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं और हम अपने क्लास में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के चैप्टर्स को डेली एक टॉपिक को उठाते हैं और उसको डिस्कस करते हैं, जो कि आपके टारगेट बैच के अंतर्गत आता है। मतलब कि ये आपके सीटेट एग्ज़ाम जो कि इस बार होने वाला है, जो कि अभी के लिए शेड्यूल है 5 जुलाई को। पता है कि अभी कोविड सिचुएशन चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा देश जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो अभी के लिए तो डेट 5 जुलाई है, पर अगर आगे ये डेट पोस्टपोन होता है तो उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारे ये जो लेक्चर्स हैं ये आपके KVS, DSV, यूपी टेट, सुपर टेट और स्टेट लेवल के जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ इसमें जो हम पोर्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो सीटेट के जूनियर और प्राइमरी लेवल में दोनों में पूछा जा सकता है। और क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारा टारगेट बैच है, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। और जैसा कि आपको पता है ये हमारा 3rd लेक्चर है और इसकी कोई भी फीस आपसे डिमांड नहीं की जाएगी। ये यस डियर स्टूडेंट, ये एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है। आज हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट का वो है थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब कि बाल विकास के सिद्धांत। और ये टॉपिक हम जो है वो बहुत ही शॉर्ट में पढ़ेंगे, संक्षिप्त में पढ़ेंगे, जिससे कि आपका एक्स्ट्रा टाइम ना वेस्ट हो। और एग्ज़ाम में भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन थ्योरीज़ के मेन पॉइंट पे ही बनते हैं, कुछ ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसके मेन पॉइंट को समझ जाते हैं तो हमें पूरी थ्योरी ही समझ आ जाएगी, हमें इसमें बहुत ही ज़्यादा सिर खपाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। लर्नर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, बाल विकास की थ्योरीज को डिस्कस करने से पहले हम बाल विकास के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं बाल विकास का डेफिनेशन जो होता है वो क्या कहता है। विधि से तात्पर्य व्यक्ति के केवल शारीरिक विकास से होता है। विधि मतलब यहाँ पे ग्रोथ होता है। तो विधि जब हम बात करते हैं, मतलब कि ग्रोथ की बात करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के शारीरिक विकास से संबंधित होता है। लेकिन जब हम विकास के बारे में बात करते हैं तो ये एक व्यापक प्रक्रिया है, मतलब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट प्रोसेस है जो भ्रूण के निर्माण से लेकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। जैसे कि विकास के बारे में आपको पता होगा कि विकास हर सेक्शन में हो सकता है, हर एक्सपेक्ट में हो सकता है। वो भाषा विकास हो सकता है, संवेगात्मक विकास हो सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पर्टिकुलर एज तक हो। ग्रोथ का क्या है, वो तो पर्टिकुलर एज तक होती है, फिर रुक जाती है। जैसे कि हाइट की बात ले लेते हैं, वो पर्टिकुलर एज तक, टीनेजर तक बढ़ती है लड़कों और लड़कियों में, और उसके बाद वो रुक जाती है, फिर हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। तो ग्रोथ क्या है, वो एक सीमित हो गया, पर जो विकास होता है वो व्यापक होता है। इंसान जो है ज़िंदगी भर लर्न करता है, वो सीखता है, तो वो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें। मान लीजिए वो कोई न्यू लैंग्वेज सीखा 70-80 साल की उम्र में, तो वो भी तो एक डेवलपमेंट है, मतलब कि जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है। अब हम देखते हैं विकास के स्वरूप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विकास के स्वरूप कौन कौन से होते हैं। तो विकास के स्वरूप हैं शारीरिक विकास। जैसे कि विकास में शारीरिक विकास, तो हमने एक ग्रोथ की बात की, विधि की बात की। वैसे शारीरिक विकास मतलब कि जैसे कि जो हमारी स्किन है वो तो चेंज होती रहती है ना, तो ये कॉन्सेप्ट जो है शारीरिक की कुछ एक्सपेक्ट की जो बात आती है वो शारीरिक विकास में आती है। जैसे स्किन है वो चेंज होती रहती है, नई स्किन आती है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है तो शरीर का ये विकास के अंदर आता है। पर जो हाइट वाइट की अगर हम बात करते हैं तो वो ज़िंदगी भर नहीं चलती है, ग्रोथ हमारा ज़िंदगी भर नहीं चलता। पर कुछ एक्सपर्ट जो होते हैं, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड हैं, हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर से रिलेटेड है, वो विकास के अंदर आते हैं। देन भाषाई विकास, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर एक पर्सन है वो 60-70 साल की उम्र में कोई नई भाषा सीखना सकता है, तो उसकी भाषा में तो डेवलपमेंट हो रहा है। पहले उसे वो भाषा बिल्कुल नहीं आती थी और अब उसे वो भाषा आती है, तो एक डेवलपमेंट हुआ ना। रचनात्मक विकास मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंसान का दिमाग जो है, उसकी क्रिएटिविटी जो है वो जीवन भर बढ़ती रहती है, वो कभी भी रुकती नहीं है। आज इंसान कुछ सीख रहा है, कल कुछ और देखता है और वो सीखता है, तो ऐसे कुछ और एक्सपर्ट में क्रिएटिविटी अपने दिखाता है, तो इससे ही हम संज्ञानात्मक विकास करते हैं।
देन है हमारा फोर्थ विकास का स्वरूप जो है संवेगिक विकास, मतलब कि इमोशनल डेवलपमेंट। एक बच्चे को आप जानते हैं उसके अंदर इमोशन ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं, उसको इमोशंस को हैंडल करना, कंट्रोल करना नहीं आता है। अगर उससे कोई उसका खिलौना छीन लिया जाए तो वो रोने लगता है। पर कोई बड़ा इंसान है, उसके पास कोई सामान है, तो अगर हम उसे छीन लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो तुरंत अपना एक्सप्रेस करने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, हाथ पैर पटकने लगे, नहीं। तो ये इमोशनल डेवलपमेंट है। और इमोशनल डेवलपमेंट हर एक्सपेक्ट से जुड़ा हुआ है। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना या किसी इमोशंस को कब दिखाना है, कब हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना है, कब रिएक्ट करना है, ये सब समय के साथ आता जाता है। और जितनी भी उम्र बढ़ती है ये डेवलप भी होता रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे घर में बड़े बूढ़ों को बहुत ही ज़्यादा समझदार माना जाता है। क्यों समझदार माना जाता है? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो यही है उनका इमोशनल डेवलपमेंट। देन विकास का नेक्स्ट स्वरूप जो है वो है नैतिक विकास। नैतिक मतलब कि जो आपके एथिक्स से जुड़ा होता है, मतलब कि सही गलत की पहचान। तो सही बात है, जो छोटा बच्चा रहता है 1-2 साल का, उसको नहीं पता रहता है क्या सही है क्या गलत है। पर अब एक बड़ा आदमी रहता है, उसको पता रहता है क्या सही है क्या गलत है। और ये जो है एज के साथ नैतिकता विकास आती जाती रहती है। विकास के स्वरूप के क्रम में जो हमारा छठा विकास है वो है सामाजिक विकास, जिसे कि हम इंग्लिश में सोशल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो एक सोशल डेवलपमेंट जो है वो हमें पता है कि व्यक्ति कैसे सीखता है। सामाजिक विकास व्यक्ति में कब होता है? जब वो समाज में रहता है, समाज के लोगों से मिलता जुलता है। तो एक बच्चा जब छोटा रहता है 1-2 साल का, तो वो किसी को नहीं पहचानता अपने माँ बाप के अलावा। पर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो घुलने मिलने लगता है, उसके दोस्त बनते हैं, बाहर निकलता है, पड़ोसी होते हैं, ऐसे रिश्तेदार होते हैं और सब कोई होता है जिससे वो मिलजुल कर रहने लगता है। तो इस तरीके से विकास भी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। किस कंटेक्स्ट में? सामाजिक कंटेक्स्ट में, सोशल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में। अब हमारा जो आखिरी विकास का स्वरूप है वो है मानसिक विकास। मानसिक विकास डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? हमारे ब्रेन पे। मानसिक विकास मतलब कि मेंटल डेवलपमेंट। अब जाहिर सी बात है, कोई छोटा सा बच्चा है तो उसे उतनी चीज़ें नहीं पता होगी जितना बड़े लोगों को पता होगी। फर्स्ट क्लास का बच्चा जो है वो मैथ के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा के क्वेश्चंस नहीं कर सकता। पर वही जो है 10th क्लास का बच्चा, 11th-12th क्लास का बच्चा ये सब कर सकता है। तो ये क्या हो रहा है? मेंटल डेवलपमेंट हो रही है, चीज़ें, दिमाग बढ़ रहा है जिसे कहते हैं हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में। और ये एक डेवलपमेंट हो रहा है। विकास के सिद्धांत मतलब कि थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो हम एक एक करके विकास की थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसके सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत है वो है कि विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास का हमेशा एक कॉन्क्रीट मॉडल होता है, जिसे कि हम 2 टाइप के मॉडल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। पहला जो विकास का मॉडल है उसे कहते हैं मस्तिष्क अधोमुखी, मतलब कि सिर से पैर की ओर। विकास जो हमेशा होता है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? वो सिर से स्टार्ट होता है। पहले ब्रेन के नर्व्स डेवलप करेंगे, राइट, उसी के बाद तो आपका हाथ और पैर उठना स्टार्ट होगा। तो वही जो होता है मस्तिष्क अधोमुखी कहता है कि हमेशा जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर बढ़ता है। विकास का दूसरा मॉडल जो है वो बताता है हमें कि विकास जो है वो हमेशा कैसे होता है। विकास हमेशा जो है वो निकट से दूर की ओर होता है, मतलब कि केंद्रीय भागों से शुरू होकर किनारे की ओर होता है। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि एक बहुत ही छोटा बच्चा होता है, वो किसी खिलौने और किसी गिलास चम्मच को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो पूरा दोनों हाथों का यूज़ करता है ना। आपने देखा होगा घर में अगर छोटे बच्चे होंगे या कभी भी आपने किसी बच्चे को ऑब्जर्व किया होगा। पर वहीं जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, मतलब वो 4-5 साल का हो जाता है, तो वो चीज़ों को पकड़ने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करता है। पेंसिल को वो उंगलियों के बीच में पकड़ता है, चम्मच को उंगलियों से पकड़ता है, जो कि उसे सिखाया जाता है। तो इससे हमें पता चला कि पहले जो है वो पूरे हाथ का इस्तेमाल कर रहा था। हम चाहे जितना भी उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर पहले जो है वो पूरे हाथ का इस्तेमाल कर रहा था। तो विकास जो है वो केंद्रीय भागों तक सीमित था, पर धीरे धीरे वो उंगलियों पर आया, उंगलियों के यूज़ करने पर आया। तो इससे जो है विकास जो है किनारों की ओर बढ़ता चला गया। तो ये है हमारे विकास का दूसरा मॉडल। विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, अर्थात हर एक अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है। अब अवस्थाओं के बारे में आपने सुना होगा, जैसे बाल अवस्था जो कि सबसे पहली अवस्था होती है जब बच्चा पैदा होता है, भ्रूण से लेके 1-2 साल तक, फिर बाल अवस्था होती है। तो इसी तरीके से जो है मनुष्य के जीवन में डिफरेंट एजेस के हिसाब से डिफरेंट अवस्थाएं बांट दी गई हैं। तो वही हम आपको बताना चाहते हैं कि विकास जो होता है वो हर अवस्था में अलग होती है। अब जो मान लीजिए जो विकास आपका वृद्धावस्था में होना है, वो ऐसा तो नहीं है कि वो बाल अवस्था में वो शैशव अवस्था में हो जाएगा, जैसे बाल सफ़ेद हो जाना, दाढ़ी आ जाना आदमियों के।
तो ये नहीं हो सकता ना, ये तो इम्पॉसिबल है। तो उसी तरीके से जो है विकास हर अवस्था में सीमित होती है और हर अवस्था अपने हिसाब से विकास की ओर अग्रसर होती है, विकास की ओर बढ़ती है। कहते हैं कि विकास का तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? विकास का तीसरा सिद्धांत कहता है कि विकास की गति तीव्र तथा मंद दोनों प्रकार की होती है, अर्थात विकास की गति निश्चित नहीं होती है। अब जैसे कि आपको पता है कि विकास जो है कभी ज़्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, कभी दोनों हो सकता है, कभी बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे छोटे बच्चे जो हैं, आपने देखा होगा, सुना होगा कि वो बड़े तेज़ी से बढ़ते हैं, उनमें डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, ग्रोथ वगैरह बहुत ही जल्दी होता है। पर जब एक आदमी और एक वुमेन का जो मिडिल एज आ जाता है 30 से 40 साल की उम्र में, तो हमने देखा है विकास कहीं ना कहीं ठहर सा जाता है, कोई विकास नहीं होता। हाइट तो ऑब्वियसली वो टीनेजर के बाद बढ़ती नहीं है आपकी। फिर मेंटल लेवल भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होता। इंसान जो रहता है, जो सीखा रहता है, उसी में अपनी ज़िंदगी का गुजारा बसर करता है, अनलेस अंटिल उसके अंदर बहुत ज़्यादा किसी और चीज़ को सीखने की चाह ना हो। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि विकास की गति जो होती है वो तीव्र तथा मंद दोनों प्रकार की हो सकती है। तो विकास का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो वो कैसा होता है? वो ऐसे नहीं होता है हमेशा, मतलब कि इम्प्रूव नहीं कर रहा है या फिर हमेशा ऐसे घट नहीं रहा है। विकास का ग्राफ जो है वो कर्व शेप में होता है, मतलब कि बढ़ेगा, बीच में थोड़ा सा रुक भी जाएगा, कभी कभी घट भी सकता है, कभी कभी स्ट्रेट भी चल सकता है। तो ये हमारा होता है विकास का मॉडल। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि विकास की गति जो है वो डिफ़र करती रहती है। नेक्स्ट सिद्धांत कहता है कि विकास के सभी स्वरूप एक दूसरे से अंत संबंधित होते हैं, मतलब कि इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे हमने पढ़ा शारीरिक विकास, भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, ये सारे विकास के स्वरूप बड़े थे ना, तो ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं कि शारीरिक विकास होता है अच्छा, तो इंसान जो है फलता फूलता है, जैसे कि वो अच्छा चीज़ें सीखने की कोशिश करता है, उसका भाषाई विकास बहुत अच्छा होता है। सामाजिक विकास होता है, वहीं जिसमें कोई मतलब प्रॉब्लम होती है, जो लोग थोड़ा हैंडीकैप होते हैं, वो लोग थोड़ा हिचकते हैं। हर किसी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक्सेप्शंस की बात कर रही हूँ। तो वही हम कह सकते हैं कि विकास जो है वो हर प्रारूप में एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इंटर रिलेटेड होता है। अब जैसे जैसे जो है संज्ञानात्मक विकास होता है, दिमाग बच्चे का बढ़ता है, वैसे वैसे उसको समझ आने लगती है, उसको नैतिकता की परीक्षा देने लगता है अपना, कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें वो डिफ्रेंशिएट करने लगता है। उसका मानसिक विकास अच्छा होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है, सोशल डेवलपमेंट आ जाता है, वो सबके साथ मिल के रहने लगता है। और उसका इमोशनल भी बहुत एनहांसमेंट होता है। तो हम एनहांसमेंट होता है, बढ़ता है, मतलब कि उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि विकास के जितने भी स्वरूप होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? यस, वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंत संबंधी होते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे विकास के 5वें सिद्धांत की तरफ। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में ही, कि हम इन सिद्धांतों को संक्षेप में पढ़ेंगे। जो मेन इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उन्हीं को पढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने से कोई भी मतलब नहीं है, इतना आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यही टॉपिक्स बहुत है, इन्हीं में से क्वेश्चन जो है आपको टिपिकल बना के पूछ सकता है। तो ज़रूरी है कि आप अभी जो सुन रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुने। चाहे तो आप इन पॉइंट्स को अपने पास नोट भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला विकास का सिद्धांत। विकास में व्यक्तिगत विभेदन होता है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। अब एक बच्चे में और दूसरे बच्चे में विकास सेम तो होता नहीं है। हर किसी को आपने सुना होगा कि हर कोई जो है एक दूसरे से अलग होता है, सबके पास अलग टैलेंट होता है। तो वही यहाँ पे कहना है कि विकास जो है वो व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर करता जाता है, व्यक्ति टू व्यक्ति भिन्न होता है। लड़का का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है, लड़कियों का डेवलपमेंट अलग तरीके से होता है। दो लड़के ही अगर साथ में हैं तो कोई कुछ सीख रहा है, उसका कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, किसी की हाइट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, दूसरे बच्चे की हाइट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। तो इस तरीके से विकास जो है वो व्यक्तियों के हिसाब से भिन्न भिन्न होता है। अब छठा हम देख लेते हैं, विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है। समान से किसकी ओर होता है? विशिष्ट की ओर होता है। पहले हम लोग क्या सीखते हैं, हम लोग कोई भी जनरल चीज़ें बता दी जाती है हम लोग को, और फिर हम लोग जो है धीरे धीरे उसके स्पेशलिटी की तरफ जाते हैं। जैसे जब बच्चे होते हैं तो उनको जनरली बता दिया जाता है ABCD, EFGHIJ के पूरा अल्फ़ाबेट बता दिया जाता है। पर वो जब दूसरे क्लास में जाते हैं तो उनको धीरे धीरे एक एक चीज़ के बारे में बताया जाता है कि A से क्या होता है? एप्पल होता है, ठीक है। तो एप्पल क्यों होता है? क्योंकि इसके स्टार्टिंग में A लगा हुआ है। B से क्या होता है? बैट होता है। तो ऐसे हर चीज़ को हम धीरे धीरे क्लासीफाई करते जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि विकास जो है वो समान से पहले जनरल कॉन्सेप्ट में सिखाया जाता है, उसके बाद वो धीरे धीरे पर्टिकुलरिटीज़ की तरफ जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न अंगों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ साथ ही एक पर्सन में विकास की गति जो है वो उसके अंगों में भी डिफर करती है। अब जैसे बाल तेज़ी से बढ़ते हैं, ठीक है, ग्रोथ होता है उसमें। ग्रोथ जो है वो विकास का एक नैरो डेफिनेशन ही है। विकास जो है वो बहुत ही वाइडर डेफिनेशन है, उसके अंदर ग्रोथ वगैरह हर चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। वो अलग बहुत तेज़ी से बढ़ता है। बल्कि बाकी बॉडी पार्ट्स क्या, हाथ आपके ज़िंदगी भर लंबे होते जाते हैं? नहीं। पैर आपके लंबे होते जाते हैं? नहीं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारी स्किन चेंज हो रही है, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हमारे इंटरनल, क्या हमारा दिल बड़ा हो जाता है, वो 500 ग्राम से 1 किलो का हो जाता है? नहीं ना। लंग्स हमारे क्या 250 ग्राम से 40 किलो के हो जाते हैं? नहीं। तो कौन से ऑप्शन पे टिक करना होगा? आपको टिक करना होगा कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कैसे? विकास जो है वो तो सदा उम्र चलता रहता है, ठीक है। कहते हैं ना, कभी कभी बहुत लोग 70-80 साल की उम्र में कुछ नया कर जाते हैं, तो लोग डेवलप ही तो कर रहे हैं अपने आप को, वो सीख रहे हैं, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से वो सीख रहे हैं, और जितना भी वो सीख रहे हैं वो उसमें एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। सो हम कह सकते हैं विकास का एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम आ जाते हैं 10वें सिद्धांत की तरफ। विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो हाँ माय डियर स्टूडेंट, क्या आपने सुना होगा ना लोगों को कहते हुए कि अरे ये बच्चा तो बड़े होकर बहुत बढ़िया क्रिकेटर बनेगा, या फिर ये तो बहुत ही शैतान बच्चा है। तो कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आप प्रेजेंटली जो है उसके कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसकी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आगे जाके आप विकास के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये क्या हुआ? ये हमारा विकास के रिलेटेड प्रेडिक्शन हुआ कि वो बड़े होकर बहुत ही शैतान बच्चा बनेगा, या बहुत बड़ा क्रिकेटर बनेगा, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। कैसे हम हो सकते हैं? उसके प्रेजेंट सिनेरियो को देख के ही हम बता सकते हैं। तो विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। शारीरिक तथा मानसिक विकास की तीव्रता तथा मंदता को देख के बच्चे के भविष्य का पूर्ण अनुमान लगाया जा सकता है। कि मतलब हम प्रेजेंटली देख सकते हैं कि वो ज़्यादा डेवलप कर रहा है, कम डेवलप कर रहा है, उसी हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं ना कि आगे जाके ये कैसा बिहेव करेगा, क्या बन सकता है। तो उसी को हम कहेंगे कि विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आपके ये 10 सिद्धांत जो है हमने संक्षेप में इनका विवरण कर लिया है, हमने डिस्कस कर लिया है। ये सभी थे विकास के सिद्धांत के बारे में। आप इस लेक्चर को दोबारा से सुन लीजिएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी अगर आप डाउट है तो बिल्कुल, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चीज़ में है वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। अनुक्रम हमें विकसित होने की क्षमताएँ प्रदान करता है। इन क्षमताओं के विपरीत विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। वंशानुक्रम क्या होता है? हेरिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, जो हम कहते हैं ना कि माता पिता से आ गया है, इस बच्चे की आंखें तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी है, इस बच्चे की शक्ल तो बिल्कुल अपने पापा जैसी है। तो वही हो गया वंशानुक्रम। जो हेरिडिटी से जो चीज़ें आ जाती हैं वो डिफरेंट जनरेशन में, उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो वंशानुक्रम आ तो जाता है, पर उसे विकसित होने की क्षमताएँ कहाँ से प्रदान होती है? वो वातावरण से ही प्रदान होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन सा? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अकेले डेवलपमेंट जो है वो हेरिडिटी से नहीं हो सकता, और अकेले सिर्फ इन्वायरमेंट से नहीं हो सकता, बल्कि इन दोनों को जब हम सम अप करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनसे क्या निकल के आता है? हेरिडिटी इंटू एनवायरमेंट इज इक्वल टू डेवलपमेंट। विभिन्न अंगों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। अब हम देख लेते हैं 8वें सिद्धांत की तरफ। विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम है। मतलब कि जो विकास होता है वो परिपक्वता, मैच्योरिटी और शिक्षण, लर्निंग का पूरा होलसम रिजल्ट होता है। मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि विकास अब अचानक से तो नहीं आ जाएगा, ये धीरे धीरे आता है। और इसके लिए कौन से फैक्टर्स जो है वो बेस की तरह काम करते हैं? वो है मैच्योरिटी। अब इंसान जो है वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वैसे उसका विकास होता जाता है। जैसे कि भाषाई विकास का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। छोटे बच्चे को बस किसी भी लैंग्वेज के बारे में, अगर हम उसको हिंदी सिखा रहे हैं, इंग्लिश, तो अल्फ़ाबेट्स के बारे में ही पता होगा। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, जैसे जैसे उसको लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, वैसे वैसे वो उस लैंग्वेज के डिफरेंट पार्ट्स को, डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को भी सीख जाता है। उसको ऑर्नामेंटल लैंग्वेज की तरह यूज़ करने लगता है, उसमें कहानी कविताएं लिखने लगता है। तो यही हम जान सकते हैं कि विकास जो है वो परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम है। अब हम 9वें सिद्धांत की तरफ आ जाते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि अविराम प्रक्रिया है। माय डियर लर्नर्स, ये क्वेश्चन तो सीटेट वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। वो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के ज़रूर पूछते हैं, आपके ऑप्शन दे रहेंगे, और उसमें आपको हम जल्दी से वंशानुक्रम के कुछ महत्व को भी देख लेते हैं।
वंशानुक्रम शारीरिक भिन्नताओं का ज्ञान है। वंशानुक्रम से क्या होता है पता चलता है ना, शारीरिक भिन्नताएं होती हैं, जैसे कि एक दो भाई बहन है तो हम बोलेंगे कि उसकी तो आंखें अपने पिताजी से मिल रही है, पर दूसरे वाले की तो स्माइल अपनी माँ से मिल रही है। तो शारीरिक भिन्नताओं में वंशानुक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जन्मजात क्षमताओं में अंतर ज्ञान हो, जैसे कि कोई क्षमताएं जो जन्मजात होती है, जैसे कि किसी के माँ बाप कहा जाता है ना कि उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छा था, इसी वजह से उस बच्चे का भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है। तो ये सब जो है ये अंतर्ज्ञान करने में मदद करते हैं, उसको जानने में मदद करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट जो है वो हेरिडिटी के थ्रू आया है। लैंगिक भेद का ज्ञान आपने बायो में पढ़ा होगा, जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, कि वंशानुक्रम क्या डिसाइड करने में मदद करता है, वो लैंगिक भेद को डिसाइड करने में मदद करता है, मतलब कि वो जेंडर डिसाइड करने में मदद करता है। आपने पढ़ा होगा जब जीन्स को हम प्रोजेनी चार्ट बनाते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। कहते नहीं है कि जब वो XY जब जीन होता है तो क्या होता है, बॉय होता है, और जब XX जीन होता है तो वो क्या होती है, गर्ल होती है। शिक्षा योजना के निर्माण में हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो बच्चा जो है, जो अगर अपने किसी कॉन्सेप्ट को हम उसके हेरिडिटी के किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को पिक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि वो आगे किस कॉन्सेप्ट में जाएगा, किस करियर में जाएगा, तो उस हिसाब से हम उसको शिक्षा प्रदान कर सकते हैं ताकि वो उसी एरिया में आगे बढ़े। प्रवृत्तियों में अंतर, अब जैसे कि हमने ये डिसाइड किया कि काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जीन से आती हैं, तो जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो इनबॉर्न ट्रेड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी बच्चे में, उसको हम उसके बारे में क्लासीफाई कर सकते हैं थ्रू दिस हेरिडिटी। पीढ़ियों में होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन के ज्ञान को, जैसे कि आपने वो पढ़ा होगा कि मेंडलीव का एक चार्ट था, पी से रिलेटेड, मतलब उसका एक क्लासिफिकेशन था, उसने बताया था कि कैसे कैसे जो है वो जीन के थ्रू क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक डिफ्रेंशिएट होते जाते हैं अपकमिंग जनरेशन में। तो वही है कि हेरिडिटी की मदद से हम पीढ़ियों में होने वाले आनुवंशिक परिवर्तन के ज्ञान को परख सकते हैं। कंटेक्स्ट में देख लेते हैं कि वातावरण का क्या महत्व है। तो पहला है कि बालक पर परिवार का प्रभाव, जाहिर सी बात है, जिस परिवार में, जिस परिवेश में बालक फलता फूलता है उसका प्रभाव, उसके नेबरिंग हुड का प्रभाव उस पर ज़रूर पड़ेगा। तो वातावरण जो है वो एक बच्चे के पूरे बिहेवियर पैटर्न को शेप करने में मदद करता है। अन्य सामाजिक अभिकरणों का प्रभाव, जो हमने बोला अन्य सामाजिक अभिकरण, जैसे कि दोस्त हो गए, संगति हो गई उसकी, किसी के साथ उठ बैठ रहा है, स्कूल जा रहा है बच्चा, तो जो उसके नेबर्स हैं उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, तो इन सब के वजह से जो है, वातावरण के वजह से बालक के बहुत सारे लर्निंग कैपेबिलिटीज़ पे भी और उसके बिहेवियर पैटर्न पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। कहते हैं ना, संगति अगर बुरी हुई तो बच्चा भी बिगड़ जाता है, संगति अच्छी हुई, उसके दोस्त यार अच्छे हुए तो वो आगे बढ़ता है। तो वही पैटर्न है कि अन्य सामाजिक अभिकरण का भी प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के जीवन पे। बालकों के लिए उचित वातावरण का ज्ञान, बालक जो है वो जिस वातावरण में रहेगा, जिस वातावरण को पहचानेगा जो उसके लिए उचित रहेगा, जैसे कि स्कूल्स वगैरह, तो यहाँ पे उसका क्या होता है, यहाँ पे उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। बल्कि अगर हम उसको स्कूल नहीं भेजते हैं तो वो कई सारे एक्सपर्ट नहीं सीख पाता है, ना उसको एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो उचित वातावरण का ज्ञान होने से, उचित वातावरण का माहौल उसको प्रोवाइड करने से, उचित वातावरण प्रोवाइड करने से बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंजेस आते हैं। चारित्रिक निर्माण की संभावनाओं का ज्ञान, अब हमने पढ़ा ना कि स्कूल में उसे कोशिश की जाती है डिसिप्लिनरी बिहेवियर सिखाने की, अच्छे अच्छे गुड मैनर्स सिखाने की, बल्कि वही बच्चा अगर स्कूल वगैरह नहीं जा रहा है, खेल रहा है सड़क किनारे, और तो उसमें वो डेवलपमेंट नहीं आएगा जो एक स्कूल जाने वाले बच्चे में आएगा। तो इसलिए स्कूल चले हम का जो अभियान है वो हमारी भारत सरकार लेकर आई थी, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे को। अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम एक कंट्री के डेवलपमेंट में उसकी मदद कर रहे हैं, इसीलिए स्कूल जाने को इतना महत्व दिया जाता है। विद्यालय को लघु समाज के रूप में तैयार करना, अब विद्यालय क्या होता है, वो एक छोटा सा समाज ही तो होता है, छोटा सा इन्वायरमेंट ही तो होता है। वहाँ विभिन्न परिवेश के बच्चे आते हैं, एक दूसरे के साथ उठते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, खाने पीने व्यवहार को जानते हैं, टिफ़िन शेयर करते हैं, बड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। जो एक बच्चा अपने घर से नॉलेज लेकर आ रहा है वो दूसरे को देता है, जो दूसरा लेकर आ रहा है वो तीसरे को देता है। इस तरीके से जो है एक तरीके का डेवलपमेंट पैटर्न ही तो है, जो कि एक स्कूल में एक स्मॉल इन्वायरमेंट की तरह डेवलप हो रहा है।
है। तो ये हमारे हो गए वातावरण के महत्व। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया जो कि आपके सीटेट के क्वेश्चंस के बेस पॉइंट है। आपने देखा होगा सीटेट में जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आप पर्टिकुलर परिस्थिति में होते तो क्या करते। तो यहीं पे हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या विद्यालय एक लघु समाज है, अगर ये समाज है तो किस पे इसका असर बच्चे पे क्या पड़ेगा, ये एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उसमें ऑप्शंस क्या होते हैं कि बच्चे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चा बहुत कुछ, दूसरा ऑप्शन बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है, तीसरा ऑप्शन बच्चा जैसे घर में बच्चा वैसे ही रहेगा, और ऐसे ही करके ऑप्शन होते हैं। तो ऑब्वियसली आप उस पर ही टिक लगाएंगे कि बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है क्योंकि वो विद्यालय में जा रहा है। बल्कि अगर वो घर पे रहता तो वो इन सारी बातों से, एजुकेशनल के साथ साथ बहुत सारी पीयर नॉलेज, इन सब चीज़ों से वो अनजान रह जाएगा। तो इसीलिए स्कूल जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि एजुकेशनल नॉलेज के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट मिलता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, एकेडमिक तो बूस्ट होता ही होता है, उसका पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है बच्चे का। इसलिए हम कहते हैं कि स्कूल जाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो माय डियर लर्नर्स, आशा करते हैं कि आपको आज के लेक्चर के टॉपिक बहुत ही क्लियरली समझ में आए हैं और आपको कोई डाउट्स नहीं होगा। और अगर आपको डाउट्स होगा तो हम फिर से इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि आप उसको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। बिल्कुल जो थम्स अप वाला बटन है आप उस पर जाके थम्स अप कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल स्टडी जर्नी को। जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब वाला, उस पर बिल्कुल दबा दीजिए ताकि आपको जो है सारे इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपको कोई भी लेक्चर आए तो उसके बारे में सबसे पहले पता चल जाए। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि ये आपको देगा हमारे चैनल के रेगुलर अपडेट्स। तो डियर स्टूडेंट, हम फिर से अपनी वही पॉइंट्स को रिपीट करते हैं कि अगर आपको कोई न्यू टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करनी है या कोई न्यू टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम उस टॉपिक पे लेक्चर बनाने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अप हो जाए। तो इसी के साथ ही आज हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। स्टे ब्लेस्ड, stay happy, have a good day. जय हिंद, जय भारत।